आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस. So in the previous video also we covered the topic related to ratio analysis where we discussed the different ratios. तो चाहे वो बात रही हो डेप्ट इक्विटी रेशियो की या डीएससीआर की, करंट रेशियो की, क्विक रेशियो की, वी कवर्ड देम ऑल. सो वी विल बी स्टार्टिंग कवरिंग द रेशियोज एंड वी वर स्पेसिफिकली कवरिंग द एक्टिविटी रेशियोज. सो एक्टिविटी रेशियोज में हमने सबसे पहले पढ़ा था एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में. That was basically your net sales to the tangible assets, यानी कि आप कितना एफिशिएंटली अपने एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में था. सेकेंड, इट वाज रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या जिसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं, यानी कि हम अपनी स्टॉक का इस्तेमाल कितना ज्यादा एफिशिएंटली कर रहे हैं उस बारे में, राइट. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यानी कि जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स है सोल्ड है, यानी कि सीओजीएस है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक्स, दैट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो. और जितना ज्यादा है उतना बेटर है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बेटर रहता है. थर्ड जो रेशियो हमने कवर करी थी डेट वाज रिलेटेड टू द डेटर कलेक्शन पीरियड, और इसी के अंदर एक रेशियो कवर करी थी डेट इज अ डेटर टर्नओवर रेशियो. तो अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू द डेटर कलेक्शन पीरियड, तो लेसर इज बेटर, बिकॉज सी जितना कम टाइम पीरियड में आप अपने डेटर्स को रिकवर कर पाओगे उतना ज्यादा बेटर है. और वहीं अगर डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करो तो डेट्स बेसिकली हायर इज बेटर, यानी कि आप कितने ज्यादा एफिशिएंटली अपने डेटर्स को मैनेज कर रहे हो वो उसके बारे में है. ठीक है जी. तो यहां तक का पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट सो फार. आफ्टर दैट it's about the next ratio, which is raw material holding, which is the raw material holding. And formula simple सा है, that is average raw material divided by the raw material consumption. ठीक है, आपकी रॉ मटेरियल एवरेज कितने हैं आपके पास और आपकी कंजम्पशन कितनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे डेज के साथ. यानी कि इस तरह से सोचो, जब आप गुड्स को बनाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग द कैश. अब ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूं. कैश से आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल से यू डू बेसिकली गो फॉर द फिनिश गुड्स और द सेमी फिनिश गुड्स, और वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहता है. ठीक है. तो ये रॉ मटेरियल होल्डिंग हमें ये बताएगा कि कितना टाइम एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल हमने वेंडर से परचेज किया वो हमारे पास पड़ा रहता है. तो जितना कम होगा ये उतना बेटर है, बिकॉज उसका मतलब रहेगा कि हम अपने रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स द मेजर पर्पस रिलेटेड टू इट, कि दिस शुड बी लेसर, की वैल्यू जो होती है इसकी वो कम होनी चाहिए. रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल होल्डिंग द वैल्यू शुड बी लेसर. ओके. एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्टॉक इन प्रोसेस होल्डिंग, यानी कि स्टॉक को सेल करने से पहले आप कितनी देर होल्ड कर रहे हो. अब ध्यान से समझना, जिस चीज को आपने बेसिकली होल्डिंग कैलकुलेट करना होता है ना, यानी कि होल्डिंग पीरियड या कितनी देर आपके क्रेडिटर्स आपके पास आपने होल्ड कर लिए, उन सभी के सिनेरियो में, उन सभी के सिनेरियो में जस्ट एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट्स रिलेटेड टू कि आपका जो फॉर्मूला वो बन कैसे रहा है. लाइक जैसे डेट कलेक्शन पीरियड था, ठीक है, तो कलेक्ट क्या करने थे डेटर, तो वो कहां पर रहते हैं, न्यूमिरेटर पे. तो जिस चीज के बारे में बात की जा रही होती है वो रहती है न्यूमिरेटर में. कहां रहती है, वो न्यूमिरेटर में रहती है. और जिस चीज से वो रिलेटेड है, यानी कि अगर मैं डेटर कलेक्शन पीरियड के बारे में बात करूं तो यहां पर डेटर्स के बारे में बात की जा रही है तो वो न्यूमिरेटर में रहेगा. और फर्दर ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, तो डेट विल बी अंडर द इन द डिनोमिनेटर, डेट विल बी इन द डिनोमिनेटर. तो इस तरह से आप फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं. अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं अंडर द रॉ मटेरियल होल्डिंग.
तो किसके बारे में बात की जा रही है? रॉ मटेरियल के बारे में बात की जा रही है। तो रॉ मटेरियल कहां पे रहेगा? न्यूमरेटर में रहेगा। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो कंजम्पशन का जो पार्ट आ जाएगा दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला आपका इजीली बन जाता है। क्लियर? फिर बात आती है स्टॉक इन प्रोसेस होल्डिंग, यानी कि एवरेज स्टॉक इन प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रॉ मटेरियल था दैट वाज रिलेटेड टू कंजम्पशन, एंड फर्दर जो स्टॉक इन प्रोसेस है यानी कि स्टॉक जो बन चुका है, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स फिनिश्ड हो चुकी हैं लेकिन आपके पास अभी पड़ी हैं, आपने अभी सेल ऑफ नहीं करी हैं, उसके बारे में, राइट? तो स्टॉक इन प्रोसेस यानी कि जो अभी प्रोसेस चलता जा रहा है। एक तो हो गया कि स्टॉक इन प्रोसेस आपके पास चलता जा रहा है, दूसरा होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल पड़ा है, अभी उसके ऊपर कामकाज चल रहा है, तो दैट इज योर स्टॉक इन प्रोसेस, दैट इज योर स्टॉक इन प्रोसेस। सो स्टॉक इन प्रोसेस इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इफ वी लुक एट द फिनिश गुड्स होल्डिंग, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ रिलेटेड है। सो यहां पर जो न्यूमरेटर रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एवरेज फिनिश्ड गुड्स एंड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? फिर बात आती है, जैसे हमने डेटर टर्नओवर रेशियो कवर किया था ना, दैट्स रिलेटेड टू क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कि आप कितनी देर में अपने क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, जिनसे आपने पैसा उधार पर लिया है, आप उनको वापस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या हम अपने क्रेडिटर्स को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू इट। This is not the holding period. This is related to turnover ratio. This is related to turnover ratio. यानी कि जो भी नेट क्रेडिट परचेजेस है वो डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, जो कि पेबल्स है वो, राइट? सो दैट विल बी द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट। अच्छा, डीईआर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला रिलेटेड टू डीईआर? डीईआर यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, व्हाट वाज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट? वेरी मच इजियर। So DER was equivalent to long-term liabilities divided by tangible net worth. This was the formula. And TNW, that is tangible net worth, is equal to net worth minus intangible assets. तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है चीज? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। किनके बारे में बात करने वाले हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो रेशियो है दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से सर्टेन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस शीट से, कहां से सर्टेन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रॉस प्रॉफिट कहां से सर्टेन करते हैं। इट इज असर्टेन्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो गया ना फिर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके बारे में आपको पता लगता है फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके इक्वल होगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स के इक्वल। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलरेडी हमने बात करी थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है डेट इज इक्वल टू सेल्स, सिंपली जो अपने सेल्स करी माइनस उसमें जो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेपरेट कर दें तो डेट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट रेशियो, तो जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। So net profit ratio would be equivalent to what? It will be equivalent to net profit divided by the net sales. That will be your answer related to it. That will be your answer related to it. तो आपका ये जो न्यूमेरिकल अगर कोई आता है तो आपको सिंपली आइडिया पता होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। सो अगर आप इंटरेस्ट, टैक्स सब कुछ डिडक्ट कर चुके हो
ठीक है, नेट प्रॉफिट बेसिकली किसके इक्वल होता है? पहली चीज तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपके पास सरप्लस है आफ्टर मीटिंग द अदर अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने इंटरेस्ट को भी डेबिट कर दिया हुआ है, आपने टैक्स को भी डेबिट कर दिया हुआ है, वो सब चीजों को निकाल दो तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। एंड व्हेन यू आर हैविंग द नेट प्रॉफिट, then you will be able to calculate the net profit ratio. तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मोर इज बेटर, नेट प्रॉफिट रेशियो मोर इज बेटर। अब ये वाला जो एक रेशियो है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड के नाम से जानते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज ROI या ROCE, ROI या ROCE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये क्या मेजर करती है? दिस मेजर्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है उसको मैनेज करती है, उसके बारे में बताती है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड है, वी आर टॉकिंग ओवर हियर अबाउट द कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या चीज आती है लॉन्ग टर्म फंड्स में? लॉन्ग टर्म जो आपके पास फंड्स है, नॉट यूजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट फंड्स, मैंने बताया था आपको, दैट इज अबाउट कि जो आपके पास आपकी नेटवर्थ है यानी कि कैपिटल एक्चुअल में जो है, या इस तरह से सोच लो जो शेयर होल्ड इक्विटी फंड्स हैं, ठीक है, प्लस आपके सरप्लस है, प्लस रिजर्व्स हैं, वो सभी, प्लस जो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है यानी कि लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है वो सभी, दोज ऑल आर योर इक्विवेलेंट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। वही तो कैपिटल बन रही है ना आपकी, जो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हो वही तो लगा रहे हो आप। तो आपने जो भी पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया, उसमें आपका जो शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड है, सरप्लस है, रिजर्व्स है, वो सभी शामिल हो गए। साथ के साथ जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, आपने टर्म लोन लिया, बॉन्ड्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, वो सभी इसका पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीसी लिमिट और ऑर्डर लिमिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फंड्स, राइट? तो PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय द कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसमें PBIT लिख लो या EBIT लिख लो, वन एंड सेम थिंग। EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय जो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड थी वो, मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड डेफिनेटली मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या फिर ROCE, दोनों में से किसी भी नाम से जानते हैं, ठीक है? एंड ROI ROCE इज वन एंड सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज है। सो रिटर्न का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टेंजिबल नेटवर्थ एंड आउटसाइड टर्म लाइबिलिटीज। So we can be having one more formula about it. That's EBIT, or we can say PBIT, profit before interest and tax, divided by tangible net worth plus your long term liabilities. Now you know about the tangible net worth. आपको ऑलरेडी बताया, net worth minus intangible assets, that's your tangible net worth. तो अगर आपके पास ROCE ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो वैल्यू क्रिएशन हो रही है, वैल्यू क्रिएशन इज देयर। बट अगर ROCE जो है डेट इज लेसर देन द बोरोइंग रेट, बोरोइंग रेट से भी कम है, ये तो एक बुरी बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट को कवर अप ही नहीं कर पा रहे हो। सो दैट मीन्स फाइनेंशियल रिस्क। सो दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स कि भाई फाइनेंशियल रिस्क है, दैट हियर यू आर गोइंग टू फेस द फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है? और अगर ROCE ग्रेटर देन ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स कि वैल्यू क्रिएशन हो रही है। इट मीन्स व्हाट? कि
वैल्यू जो क्रिएशन है वो होने वाली है। क्लियर? Then for the another one, it's related to ROE, that is return on equity. देखो जब मैं ROE के बारे में बात कर रहा हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूं, इट मींस मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि जो अपना पैसा है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो इट्स सिंपली अबाउट द नेट प्रॉफिट, it's about the net profit divided by the tangible net worth. That's it. This is your formula related to the return on equity when we are talking about return on equity. So जो return on investment है, that is ROI के बारे में बात करें, that's basically a broader term. वो क्या है? एक broader term. Because here in case of the ROCE we were considering कि हमारे पास इंटरनली जो पैसा अवेलेबल है वो भी, और जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो भी, दोनों को शामिल कर रहे थे। बट इन केस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी वी आर जस्ट एंड जस्ट कंसिडरिंग जो हमारा अपना पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। क्लियर? सो दैट्स अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हमने कौन सी रेशियोज के बारे में बात करी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROCE एंड फॉर द रिटर्न ऑन इक्विटी। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। सो just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.